हेलो एवरीवन। ये हमारा इथिक्स क्रैश कोर्स का सेकंड पार्ट है और इसमें हम समझेंगे कि इथिक्स के कितने डायमेंशन होते हैं, उन डायमेंशन के सब डायमेंशन कौन कौन से होते हैं। इन सारे तत्वों को हम समझने का प्रयास करेंगे और ये भी देखेंगे कि हमारे यूपीएससी मेंस में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनके आंसर हम कैसे दे सकते हैं जिससे हमको अन्य लोगों की तुलना में ज़्यादा बढ़त मिल सके, उनसे ज़्यादा नंबर हमें प्राप्त कर सके। इन सारे तथ्यों के बारे में बात करते हुए हम ये भी देखेंगे कि किस तरीके से हमें वो तथ्य के बारे में नहीं पता हो जो कि यूपीएससी ने पूछा हो, लाइक अमूर्त टाइप के, अब्स्ट्रैक्ट टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे हल करें। जैसे कि इसमें दिया है मेटा एथिक्स क्या होता है, हम ये भी समझेंगे। मेटा एथिक्स से संबंधित क्वेश्चन को हम कैसे हल करेंगे, उनसे संबंधित क्वेश्चनों को कैसे हम टैकल करें, ये भी समझने का प्रयास करेंगे। हम देखेंगे कि डिस्क्रिप्टिव एथिक्स क्या होता है, नॉर्मेटिव एथिक्स क्या होता है, वर्च्यू क्या होता है, सदाचार नैतिकता क्या होता है, डिओन्टोलॉजी, टेलियोलॉजी, अप्लाइड एथिक्स, इन सब पे हम विस्तृत रूप से आज डिस्कस करेंगे और समझेंगे कि इनको हम कैसे अपने उत्तर में लिख सकते हैं, इनका उपयोग हम अपने आंसर में कर सकते हैं। हम आगे बढ़ें, आप इससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और हमें आगे वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहन भी मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला, यहाँ पे देख लीजिए, इसके सारे ये डायमेंशन हैं जो कि हमने पहले थीम में देख लिया था, वहाँ पे दिया हुआ था। तो देख लीजिए एक बार, यहाँ पे नॉर्मेटिव इथिक्स के अंतर्गत ये 3 डायमेंशन आते हैं। अगर अप्लाइड इथिक्स की बात करें तो 4 डायमेंशन आते हैं। तो इसी के अंतर्गत, अप्लाइड एथिक्स के अंतर्गत, हम लोग मीडिया एथिक्स के बारे में भी बात करते हैं कि मीडिया कैसे काम करती है। तो मीडिया एथिक्स अप्लाइड एथिक्स का भाग है। अब हमेशा मेंस में पूछा जाता है कि भारतीय मीडिया एक ही तरफ झुकी हुई होती है, या सरकार के पक्ष में झुकी होती है या सरकार का विरोध करती है। जैसे कि हम ले लें तो द हिंदू हमेशा सरकार के विरोध ही करता है, आलोचना ही करता है, लेकिन वहीं एबीपी न्यूज़ को ले लें तो सरकार के पक्ष में ही झुका रहता है। तो ऐसे हम हमेशा न्यूज़ में रहता है और यूपीएससी कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ चुकी है कि मीडिया की, हम उसकी नैतिकता को निर्धारित करने के लिए क्या कदम उठा सकते हैं, या फिर भारत में राजनीतिक सुधार के लिए कौन कौन से कदम उठाए जा सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। राजनेता को जिम्मेदार, मतलब उनको अकाउंटेबल ठहराने के लिए क्या किया जा सकता है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए हम आगे इसको समझेंगे और इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन को भी हल करेंगे। और हाँ, ये चीज़ याद रखिएगा कि हो सकता हो हम जल्दी ही केस स्टडी शुरू करें जिसमें हम रोजाना एक एक केस स्टडी सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। अगर आप चाहते हैं कि हमें केस स्टडीज वाले क्वेश्चन बनाए जाएँ तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए कि बनाए जाए या नहीं बनाए जाए। अगर बनाए जाए तो आप नीचे बताइए यस लिखिए, अगर नहीं तो नो लिख दीजिए। तो हम इसे समझ लेंगे। जिनके लोग नो ज़्यादा होगा तो नहीं बनाएंगे, अगर हाँ वाले ज़्यादा होंगे तो बनाया जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे हम पहला देख लेते हैं, मेटा एथिक्स को समझने के लिए क्या करें। मेटा एथिक्स होता क्या है ये समझेंगे आज, पहला टॉपिक। तो मेटा एथिक्स को आप समझने के लिए यूँ समझिए कि मेटा एथिक्स एक ऐसी अवधारणा है जो यूनिवर्सल होती है। ट्रूथ मतलब संपूर्ण वर्ल्ड में ये माना जाता है कि ये सही है, जो संपूर्ण विश्व में सही है वो सत्य है, वही मेटा एथिक्स है। सार्वभौमिक नैतिकता वही है। जैसे कि सत्य बोलना, ईमानदारी, दया, करुणा, ये लगभग विश्व के सभी देशों में सही माना जाता है। अगर कोई व्यक्ति गिरा हुआ हो, बुजुर्ग आदमी कोई गिरा हुआ हो, वृद्ध आदमी गिरा हुआ हो, अगर कोई उसको उसकी सहायता करता हो तो इसको माना जाता है ये सही है। मतलब सभी लोग इसको सम्मानित करते हैं, इसको रिस्पेक्ट करते हैं, इसका उसको आदर करते हैं कि ये आपने जो किया वो सही है। ये संपूर्ण विश्व में माना जाता है। इसका एक सबसे बढ़िया एग्जाम्पल वर्तमान में ले लीजिए। अभी अमेरिका में मतलब ट्रम्प के कुछ सपोर्टर जाके वहाँ पे व्हाइट हाउस में विरोध किए। इसकी सभी संपूर्ण विश्व में आलोचना की गई। मतलब इसको क्या कर सकते हैं, मेटा एथिक्स में देखा जाए तो ये चीज़ें एक डेमोक्रेसी के लिए गलत था, इसके लिए सभी लोगों ने आलोचना किया। तो इसको हम बेटा एथिक्स के अंतर्गत मान सकते हैं कि ये अनैतिक कृत्य था, जिसके लिए संपूर्ण विश्व में लगभग एक ही स्वर में सभी लोगों ने आलोचना किया उसका। इसको हम मेटा एथिक्स के अंतर्गत मान लेते हैं अनइथिकल कंडक्ट। मतलब जो कृत्य किए गए ट्रम्प के सपोर्टरों द्वारा वो अनइथिकल था। मेटा एथिक्स उसको अनइथिकल मानेगा, न कि इथिकल मानेगा। तो आपने समझ लिया होगा। अगर हम मेटा एथिक्स की बात नहीं करते मगर ट्रम्प के एक व्यक्तिगत हिसाब से देखते हैं तो वो क्या होता है, ट्रम्प के अकॉर्डिंग जो था सही था, ट्रम्प के अनुसार देखते हैं अगर व्यक्तिगत हिसाब से। लेकिन मेटा एथिक्स व्यापक, सार्वभौमिक, यूनिवर्सल लेता है ना, संपूर्ण, मतलब लगभग बहुत बड़े स्तर पर लेता है। किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं लेता है, ये सबके लिए लेता है। जो सबके लिए सही है वही सही है, ये मानता है मेटा एथिक्स। मेटा एथिक्स में ये बताता है कि नैतिकता अच्छाई और गलत के बीच के अर्थ निकालता है कि क्या सही है क्या गलत है, और मतलब बड़े स्तर पे क्या सही है क्या गलत है ये बताता है, क्या इथिकल है अनइथिकल है, ये चीज़ें बताता है मेटा एथिक्स। तो आपने मेटा एथिक्स को समझ लिया। इसके लिए आवश्यक है हम समझें कि मेटा एथिक्स के संबंधित क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं। तो क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि भारत में ट्रिपल तलाक को लेकर के कानून बनाए गए, ऐसे कानून बनाने वाले दुनिया में कौन कौन से देश हैं, क्या भारत ने ये जो किया व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उल्लंघन किया है। इस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आपका जवाब होगा कि दुनिया में बहुत सारे देशों ने इसको लेकर के कानून बनाया है
और भारत ने जो किया वो भी लगभग सही ही है, क्योंकि इसके मतलब ट्रिपल तलाक के या फिर ये पर्दा प्रथा के तलाक अंतर्गत महिलाओं का शोषण किया जाता था। तो ये चीज़ें कैसे सही हो सकती? ये तो कहीं ना कहीं एक व्यक्ति के जो होता है कि उसके व्यक्तित्व को दबा के रखता है, जिससे व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर पाता है। क्योंकि परंपरा जो होती है ना, वो जल्दी से आती नहीं, आती तो है आराम से, लेकिन जल्दी जाती नहीं है। एक बार आ गई तो फिर वो जा नहीं सकती, तो वो फंस के रह जाता है आदमी उसके बीच में, क्योंकि लोग ये कहते हैं कि परंपरा का फॉलो नहीं करता, तो वो उसको मतलब एक परंपरा विरोधी मान लिया जाता है। तो अनइथिकल में हम ये भी समझ सकते बताएंगे कि ये जो कानून लाया गया है ये आधुनिक है, संपूर्ण विश्व को ध्यान में रख करके बनाया गया है, महिलाओं के व्यक्तित्व के विकास के लिए बनाया गया है। इस टाइप के शब्द हम यूज कर सकते हैं अपने आंसर में वहाँ पे। और दूसरी भी तरीके से देख सकते हैं, यहाँ पे फार्मर बिल, किसान बिल वाला देख लें। किसान बिल को भी अगर यहाँ पे हम इथिकल में समझ लें, मेटा एथिक्स के अंतर्गत, तो हम वहाँ पे एग्जांपल देंगे कि विश्व के बहुत सारे देश हैं जहाँ पे गवर्नमेंट और प्लस प्राइवेट ये दोनों मिल के साथ काम करते हैं। तो हमारे बिल में भी यही प्रावधान किया गया है कि सरकार और व्यक्तिगत मतलब सरकार के और ये निजी कंपनियां दोनों मिलकर काम करेंगी, तो सरकार जो किसान होगा उसको अपने फसल बेचने के लिए अच्छे विकल्प मिलेंगे। तो हम दोनों तरीके से समझ सकते हैं। ऐसे में अपना आंसर लिखेंगे तो कहीं ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन अपने आंसर में आप ये भी थोड़ा सा इंक्लूड कर दीजिएगा कि मेटा एथिक्स तो पूरे विश्व को देखता है, लेकिन ज़रूरत ये भी है कि हम देखें कि हमारे ज़मीनी वास्तविकता क्या है। आप ज़मीनी वास्तविकता के बारे में थोड़े से बता देंगे तो आपके आंसर में थोड़ी अच्छी झलक आएगी, वो ज़्यादा इम्पैक्ट बढ़िया डालेगा। इसलिए अब इन सब सारे तथ्यों को लेकर के अगर हम समराइज़ करें तो मेटा एथिक्स को हम संपूर्ण विश्व से तुलना कर करके, किसी व्यक्तिगत नहीं, यहाँ पे सब्जेक्टिविटी की बात नहीं करते हैं, हम ऑब्जेक्टिविटी की बात करते हैं कि संपूर्ण विश्व के स्तर पर क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है, इस तथ्य को बात करते हैं। तो आप यहाँ समझ लीजिए जो संपूर्ण विश्व में सही है वो सही है। तो चलिए अगला देखते हैं। उम्मीद है आपको यहाँ समझ में आ गया होगा मेटा एथिक्स हर तरीके से। अब हम देखते हैं डिस्क्रिप्टिव एथिक्स क्या होता है। देखिए मेटा एथिक्स में क्या था, संपूर्ण विश्व में जो चीज़ सही है वो सही है। डिस्क्रिप्टिव एथिक्स में ये कहता है कि डिस्क्राइब करता है कि अभी हमने समझा है कि ट्रंप का एग्जाम्पल लेकर के कि ट्रंप की थिंकिंग क्या थी और संपूर्ण विश्व की थिंकिंग क्या है। अब हम डिस्क्रिप्टिव एथिक्स में ये समझते हैं कि एक छोटे से सोसाइटी की समझ क्या है किसी चीज़ को लेकर के, और अन्य सोसाइटी की वही उसी तथ्य को लेकर के क्या समझ है। जैसे कि हमारे वहाँ को लिविंग, सेक्स जैसे तथ्य जो हैं इनको लेकर के हमारे वहाँ एक टैबू जैसे विषय बने हुए हैं ये चीज़ें। लेकिन दूसरे सोसाइटी में देखें तो खुले में लोग बात करते हैं इसके बारे में। हमारे वहाँ लोग कॉन्डम जैसी बातों को लेकर के भी लोग थोड़े से आलोचनात्मक हो जाते हैं, ये टैबू जैसे विषय हैं इनको लेकर कोई बात नहीं करना चाहता है। लेकिन विदेशों में देखें तो लोग खुल के बात करते हैं। ये यही डिस्क्राइब करता है कि लोगों की सोच कैसी है, लोग कैसे समझते हैं चीज़ों को। डिस्क्रिप्टिव जो इथिक्स है ये यही एक्सप्लेन करता है कि डिस्क्राइब करता है कि चीज़ें क्या हैं, कैसे सही हैं, कौन सा इथिकल है कौन अनइथिकल है। जैसे कि हमारे वहाँ मान ले तो कुत्ते का मांस खाना मतलब नॉर्थ इंडिया में और साउथ इंडिया में लगभग कुत्ते का मांस खाना क्या है, अनैतिक है, अनइथिकल है। लेकिन वहीं नॉर्थ ईस्ट में अपने देखें जो कि भारत का ही भाग है वहाँ पे इथिकल है। कैसे है ये यही तो डिस्क्राइब करता है। डिस्क्रिप्टिव इथिक्स में हम यही पढ़ते हैं कि अलग अलग समाज में क्या चीज़ें सही हैं क्या चीज़ गलत है। तो डिस्क्रिप्टिव इथिक्स यही बताता है कि एक जगह जो चीज़ अनैतिक है तो दूसरी जगह वो नैतिक है, बिल्कुल नैतिक है, आप कर सकते हैं, आपका राइट है। डिस्क्रिप्टिव इथिक्स केवल डिस्क्राइब करता है, न कि ये आदेश नहीं देता है। ये आदेश नहीं देता है कि क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है, कोई आदेश नहीं देता। ये केवल डिस्क्राइब करता है कि दोनों समाज के बारे में तुलना कर सकते हैं आप इसके अकॉर्डिंग। वर्णनात्मक मतलब वर्णन करता है ये डिस्क्रिप्टिव इथिक्स। ये बताता है कि ऐतिहासिक रूप से क्या स्थिति रही है, कुछ अनुभवों को भी बताता है और टैबू जैसे विषय को भी एक्सप्लेन करता है। जैसे कि हमें अभी समझा कि ऐतिहासिक रूप से महिलाओं का शोषण किया जाता रहा है, कौन कौन सा समाज में कैसे कैसे तरीके से किया जाता रहा है, इन चीज़ों को एक्सप्लेन करता है ये। और अनुभव मतलब उस सोसाइटी के लोगों से मिलजुल के भी अनुभव निकालता है। तो फिर वर्णन करता है कि लोग किस सोसाइटी के कैसे लोग सोचते हैं। जैसे कि मेगास्थनीज के इंडिका, मेगास्थनीज ने क्या सभी लोगों से मिला था? नहीं, कुछ लोगों से मिला था। उसके आधार पर भारत के समाज के बारे में ब्यूरो उसने दे दिया था मेगास्थनीज ने अपनी इंडिका पुस्तक में। तो हमें क्या पता चलता है कि कुछ लोगों के मिले हुए अनुभव से ही सैंपल के थ्रू हम उसके बारे में ब्यूरो देते हैं, तो वही डिस्क्राइब करते हैं। तो डिस्क्रिप्टिव इथिक्स में हम केवल वर्णन करते हैं, न कि आदेश देते हैं, ऑर्डर नहीं देता है डिस्क्रिप्टिव इथिक्स, ये केवल वर्णन करता है। तो उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आ गया डिस्क्रिप्टिव इथिक्स क्या होता है। अब देख लेते हैं नॉर्मेटिव इथिक्स क्या है। तो नॉर्मेटिव इथिक्स ये बताता है कि इसमें व्यक्ति समाज को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इन सबको द्वंद्व से संबंधित स्थितियों को एक्सप्लेन करता है कि कौन सी स्थिति में कौन सा निर्णय लेना चाहिए, कौन सबसे बेहतर होगा, ये चीज़ें बताता है नॉर्मेटिव इथिक्स। मतलब हमने पिछले में देखा तो वो केवल एक्सप्लेन करता था, डिस्क्राइब करता था। ये क्या कहता है, डिस्क्राइब के साथ साथ ऑर्डर भी देता है कि कौन सा कदम आपको उठाना चाहिए, क्या करना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे हम लोग ज़्यादातर क्वेश्चन इथिक्स फोर्थ पेपर में केस स्टडी का उठाते हैं। केस स्टडी में हमको मिलता है कि अगर आप एक जगह के आईएएस हैं, वहाँ पे दंगे हो गए, लोग आंदोलन कर रहे हैं, तो आप वहाँ पे कौन सा निर्णय लेंगे, कैसे उसके पर एक्ट करेंगे।
इन सबको हम यहाँ समझेंगे। किसके अंतर्गत? नॉर्मेटिव इथिक्स के अंतर्गत। इसके कुल 3 पार्ट होते हैं जिसके द्वारा हम समझने का प्रयास करेंगे कि नॉर्मेटिव इथिक्स के अंतर्गत हम कैसे उस समय एक्शन लेंगे। तो देखिए उसके 3 पार्ट ये यहाँ पे हैं, वर्च्यू और हो गया कि डिओन्टोलॉजी और फिर परिणामवाद, कॉन्सिक्वेंटलिज्म हो गया परिणामवाद। तो 3 तत्वों को लेकर के हम कोई भी निर्णय लेते हैं। पहला देख लेते हैं कि सदाचार वर्च्यू के आधार पे। तो वर्च्यू के आधार पे आप निर्णय लेंगे तो कैसे लेंगे? तो हम यहाँ ये लेंगे कि पहली बात तो देखेंगे कि हमारी खुद की सोच कैसी है और जो लोग आंदोलन कर रहे हैं या फिर अपनी मांगे रख रहे हैं उनकी सोच क्या है, वो चाहते क्या हैं, उनकी विचारधारा कैसी है, क्या वो लोग काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव हैं, मतलब दंगे कर सकते हैं या फिर जान का खतरा हो सकता है। ये सारी चीज़ों को समझ के हम एक्शन लेंगे वहाँ पे। तो इससे हमें पता चलेगा कि उनका सोच कैसा है, हमारी सोच कैसी है, हम किस तरह के हैं व्यक्ति, या हमारी पुलिस कैसी, पुलिस व्यवस्था कैसी है। ऐसे तो नहीं हम उनको बोले दंगे कम करवाने के लिए उन्होंने बंदूक का उपयोग करके कई लोगों को हत्या कर दिया। तो हमें ये भी समझने की ज़रूरत होती है। तो इसके लिए वर्च्यू अगर आपके अंतर्गत है, आपके अंदर है, मतलब विवेक, आप सही चीज़ें समझ लेंगे। आपके अंदर सदाचार है, आप वर्च्यू आपके अंदर मतलब आप चीज़ें सही निर्णय ले पाएंगे अगर आपके अंदर विवेक है। विवेक होगा तो आप सही और गलत के बारे में बहुत आसानी से फ़र्क कर पाएंगे। अगर आपके पास फ़र्क कर पाते हैं तो आप एक जस्टिस कर पाएंगे क्योंकि आप निष्पक्ष होंगे। अगर आप निष्पक्ष होंगे तो आप जो भी निर्णय लेंगे वो सही निर्णय लेंगे, दोनों के पक्ष में। दंगे को आप आसानी से रेगुलेट कर पाएंगे। आपका स्वभाव कैसा है ये भी देखना पड़ेगा। आप एग्रेसिव सोसाइटी मतलब थिंकिंग वाले हैं, मतलब आप आंदोलन, मतलब आपको किसी ने गाली दिया तो आप 10 गालियाँ उसको देने वाले तो नहीं हैं, या फिर आपको किसी ने गाली दिया तो आपने उससे पूछा कि आपने क्यों दिया। मतलब 2 तरह की थिंकिंग होता है ना, एक तो किसी ने आपको पत्थर से मारा तो आप उसको हथौड़े से मारेंगे, और दूसरा थिंकिंग वाला ये होगा कि उसने मारा तो आप पूछेंगे क्यों मारे, मारे तो मतलब मैंने ऐसी क्या गलती की थी, पूछ लेते भाई एक बार मारने से पहले। 2 तरह के होते हैं। मतलब आप यूँ कह लें तो गांधी जी के की तरह से हो, एक दूसरा आप ले सकते हैं इनका आज़ाद भगत सिंह के। तो दोनों लोगों की थिंकिंग अलग अलग थी, एग्रेसिव थे, एक बहुत शांत स्वभाव के थे दोनों में। तो आप साहसी हैं या नहीं हैं? अगर आप साहसी हैं तो आप क्या करेंगे? आप जो भी निर्णय लेना होगा आप बहुत सोच समझ के तुरंत लेंगे बिना किसी के दबाव में आए। जैसे कि गवर्नमेंट ने किसान बिल को लेकर के किसानों से बिना पूछे निर्णय ले लिया, और सरकार मतलब IAS ऑफिसर पे ये दबाव डाल रही है कि आप किसानों को रोकिए। तो आप साहसी होंगे तो आप बोलेंगे मैं क्यों रोकूं, गलती तो आपने किया था। फिलहाल मेरा कर्तव्य है इनको समझाना, रोकना, मतलब कोई तो किसी तरह तोड़ फोड़ ना हो तो मैं इतना कर सकता हूँ, लेकिन इनको फोर्स कर दूँ तो मैं ये नहीं कर सकता क्योंकि मेरे ये चीज़, मेरा ये व्यक्तित्व तो नहीं कहता है कि मैं इनके ऊपर फोर्स करूँ। तो आप साहसी होंगे तो ही ये निर्णय ले पाएंगे। आप ये कह सकते हैं कि मेरा ये कर्तव्य है, मैं IAS अधिकारी हूँ तो मेरा ये कर्तव्य बनता है कि मैं इनको रोकूँ, ये मतलब किसी तरह तोड़ फोड़ ना करें, सोसाइटी में शांति बनाए रखें। आप ये चीज़ समझ पाएंगे। तो इससे क्या होगा, आप साहसी होंगे तभी ये कर पाएंगे, अदरवाइज आप नहीं कर पाएंगे। अदर अगर देखें तो वर्च्यू के अंतर्गत अगला पार्ट देखें डिओन्टोलॉजी, आचार विषयक कहता है। ये इन तत्वों पर बात करता है। डिओन्टोलॉजी के अंतर्गत हम ये समझते हैं कि इस परिस्थिति से निपटने के लिए पूर्व में किस तरह के कदम उठाए गए हैं। अगर आप केस स्टडी सॉल्व करेंगे तो डिओन्टोलॉजी की थिंकिंग लेंगे तो आप ये वहाँ पे देखेंगे कि पहले किस तरह के कदम उठाए गए हैं, या इसके विशेषज्ञों से मिलेंगे कि वो इस केस को, इस मामले को हल करने के लिए किस तरह के कदम उठाते हैं। इसके साथ साथ आप ये भी देखेंगे कौन सा परफेक्ट सबसे अच्छा निर्णय होगा जिसके द्वारा कम से कम नुकसान हो और ज़्यादा से ज़्यादा प्रभाव दिखे। आप ये भी निर्णय लेंगे। क्यों? क्योंकि आप डिओन्टोलॉजी के अंतर्गत यही हम समझते हैं कि A+B बराबर क्या होता है, मतलब 1+1 बराबर 2 होता है। यही इसमें फिक्स होता है, मतलब हर एक्शन के पीछे के बाद की जो प्रक्रिया होती है कि क्या होगा प्रतिक्रिया, वो सारी चीज़ें इसमें डिओन्टोलॉजी के अंतर्गत फिक्स होती है। जैसे कि आप ये समझ सकते हैं, यूँ हम बताएं तो अगर किसान आंदोलन कर रहे हैं तो आप जाके उनसे बातें करेंगे तो उसका परिणाम क्या होगा सभी लोगों को पता है कि किसान अपनी समस्याएं बताएगा। हो सकता हो कि आप भी अपने तर्क रखें तो दोनों के बीच एक सही समन्वय हो और आंदोलन समाप्त हो जाए। ये हो सकता है, सिंपल सी बात है। तो ऐसी ही तथ्यों को जो पहले अप्लाई किया जा चुका हो उन सबको ले जोड़ करके जो आप एक्शन लेंगे उसी को डिओन्टोलॉजी के अंतर्गत हम समझते हैं। पहले से लिए गए सारे एक्शन को यहाँ पे अप्लाई करेंगे। जैसे कि यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि एक ये डिओन्टोलॉजी एक आदर्श नैतिक संहिता है, नैतिक स्थिति है, मतलब ये पहले से फिक्स होती है सब कुछ चीज़ें, जैसे कि कार्रवाई नियम का पालन के आधार पर किया जाता है। डिओन्टोलॉजी के अंतर्गत यही कहा जाता है कि अगर आप रेड लाइट के अंतर्गत तोड़ें इसको रूल तो आपको दंड दिया जाएगा, मतलब फिक्स है, अगर आप तोड़ दें तो दंड दिया जाएगा। आपने किस इरादे से तोड़ा ये नहीं मायने रखेगा, आपने तोड़ा है तो आपको दंड दिया जाएगा। चाहे आपका मतलब किसी की तबीयत खराब हो या किसी को बचाने के लिए ही आपने तोड़ा, लेकिन तोड़े हैं तो आपको दंड दिया जाएगा। डिओन्टोलॉजी में सब चीज़ें फिक्स होती हैं। कर्तव्य आपका क्या था, आपको कर्तव्य ये था कि आप रेड लाइट एरिया को रोकिए, मतलब वहाँ पर रुकिए। दायित्व तो आपका यही था कि आप उसको फॉलो करिए, जब ग्रीन लाइट जले तो जाइए। नियम भी इन सब का इसमें फिक्स होता है, नियम, कर्तव्य, दायित्व, ये सारी चीज़ें पहले से निश्चित होती हैं। जैसे कि हमारे यहाँ कानून क्या कहता है
कि आप क्या क्या करेंगे तो आपको दंडित किया जाएगा, क्या क्या करेंगे दंडित नहीं किया जाएगा। मतलब यूँ इसको हम समराइज़ करके समझें तो डिओन्टोलॉजी में सारी चीज़ें फिक्स होती हैं, पहले से सब चीज़ें फिक्स होती हैं। आप क्या करेंगे तो क्या होगा, क्या करेंगे तो क्या नहीं होगा। इसके कुछ यहाँ पे दिए हुए हैं थ्योरीज, जैसे कि इमानुएल कांट का है। इमानुएल कांट ये कहते हैं कि सभी लोगों के हितों और इच्छाओं की परवाह किए बिना कार्य करना ही होता है डिओन्टोलॉजी। मतलब सबके विचार में सोचिए, जो चीज़ लिखा है बस वही चीज़ करना है आपको। यहाँ ये नहीं देखना है कि सबके लिए ज़रूरी क्या है, जो फिक्स है वही करना है। मतलब इसको धार्मिक विचारधारा भी कहते हैं। मतलब धर्म में जैसे कि गीता में जो चीज़ें सब फिक्स है, पहले उसको बदला नहीं जा सकता। राम का नाम तो बदल करके श्याम नहीं किया जा सकता, वो फिक्स है पहले से। तो फिक्स चीज़ें ही होती हैं। अब नैतिक, यहाँ पर मोरल एब्सोल्यूटिज्म क्या होता है कि ये मानते हैं कि कुछ कार्य बिल्कुल सही है या गलत हैं, बावजूद इसके पीछे इरादे क्या थे। अभी जैसे हमने समझा कि आप ट्रैफिक तोड़ का रूल तोड़ रहे हैं, तो उसके पीछे का भी इरादा क्या है क्या नहीं है, इसके कोई मायने नहीं रखता। बस आपने तोड़ा है तो आपको पनिश किया जाएगा। तो वही चीज़ बताता है कि आपने जो किया सही है गलत ये नहीं मायने रखता, उसके पीछे का इरादा क्या था वो चीज़ें नहीं रखा जाएगा। आपने तोड़ा है या नहीं तोड़ा है बस ये देखा जाएगा, इरादे की बात नहीं की जाती है। अब डिवाइन कमांड थ्योरी देखते हैं। एक डिवाइन कमांड थ्योरी भी है जो इसी पे काम करती है। डिवाइन कमांड थ्योरी ये कहती है कि जो कुछ भी हो रहा है वो सब भगवान करा रहे हैं, मतलब भगवान की देन है। बारिश हो रही है तो भगवान ने कराया, बच्चे पैदा हो रहे हैं तो वो भगवान की देन है, हमारा उस पर कोई मतलब हम उसको रोक नहीं सकते। बाढ़ आ रहा है तो भी भगवान का देन है। तो डिवाइन कमांड थ्योरी यही चीज़ें बताता है कि हम मनुष्य के नियंत्रण में कुछ भी नहीं है, जो चीज़ें होता है सब भगवान की देन होती है। तो डिवाइन कमांड को थ्योरी को यूँ समझ लीजिए कि नॉर्थ इंडिया में बढ़ती जनसंख्या ही भगवान की देन है। मतलब भगवान, इंसान कुछ नहीं कर सकता, कॉन्ट्रासेप्टिव यूज नहीं कर सकता, क्योंकि वो भगवान का देन है। भगवान देगा पैसा तभी हम खरीदेंगे, वैसे नहीं खरीद सकते। लेकिन बच्चे खेल पैदा कर सकते हैं, लेकिन उनको मतलब रोक नहीं सकते। डिवाइन कमांड थ्योरी वाले लोग ऐसे सोचते हैं। मतलब इसको सबसे आसान तरीके से समझाएं तो भारत में लोग ये कहते हैं ना कि मुस्लिमों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन अगर देखा जाए तो हिंदुओं की तो बढ़ रही है। तो मुस्लिम हिंदू को ब्लेम करते हैं, मुस्लिम हिंदू मुस्लिम को करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि डिवाइन कमांड थ्योरी के ही मानते हैं। मुस्लिम कहते हैं हमारे अल्लाह ये नहीं करते हैं, हिंदू कहते हैं वो। तो ऐसी कंट्रोवर्सी होता रहता है। इसको छोड़िए, आपको समझना हो तो यहाँ समझ लीजिएगा। डिवाइन कमांड थ्योरी बस इतना समझिए कि लोग भगवान पे भरोसे सब चीज़ें चलती हैं, इंसान के भरोसे कुछ भी नहीं होता। डिवाइन कमांड थ्योरी ये चीज़ कहता है। और डिओन्टोलॉजी मतलब सब चीज़ें फिक्स होती हैं, तो ये भी वही चीज़ मान लेते हैं भगवान ने जो किया वो सब सही है। तो यहाँ पे भी सारी चीज़ें फिक्स है पहले से, हमारे अंदर कुछ भी नहीं है। इसका एक पक्ष आप देख लीजिए दूसरा, डिवाइन कमांड थ्योरी का बेनिफिट क्या होता है। अगर आप पूछ लें कि क्या कारण है कि धार्मिक लोग जब कम मतलब तनावग्रस्त होते हैं, उनके बीपी के मरीज कम होते हैं, तो इसका यही फ़ायदा है कि डिवाइन कमांड थ्योरी वाले लोगों के पास कोई भी घटना होगी तो ये मान करके संतुष्ट हो जाएंगे कि भगवान की यही मर्जी थी, और लोग भगवान पे छोड़ देते हैं, निश्चिंत होकर के ज़िंदगी जीते हैं। और अगर देखा जाए तो एक एजुकेटेड पर्सन के अंतर्गत वो सब चीज़ें मानता है कि मेरी गलती है, मैंने ज़्यादा शुगर खाया, ज़्यादा चावल खाया तो मुझे बीपी हो गया, या फिर मैं ज़्यादा तेज़ गाड़ी चला रहा था तो एक्सीडेंट हो गया। तो वो खुद को ब्लेम करते हैं एजुकेटेड लोग। लेकिन ये डिवाइन पावर थ्योरी वाले को मानने वाले लोग भगवान के भरोसे रहते हैं। मतलब मेरा पेट ज़्यादा निकल गया बाहर तो भगवान ने किया, भगवान ने मुझे ज़्यादा दे दिया, मैंने ज़्यादा खा लिया। ये लोग ऐसे मान करके भगवान के भरोसे रहते हैं, निश्चिंत होकर के ज़िंदगी जीते हैं। इसलिए ये ज़्यादा इनके पर इनमें देखा जाता है कि कम बीमार होते हैं। लेकिन यही एजुकेटेड आदमी तनावग्रस्त हो जाता है, क्योंकि इसको लगता है कि हमने ज़रूरत से ज़्यादा कंज्यूम कर लिया। तो ये से ऐसे क्वेश्चन के भी जवाब डिवाइन कमांड थ्योरी के अंतर्गत हम दे सकते हैं। तो यहाँ पे आपने ये समझ लिया। चलिए अगला देखते हैं, परिणामवाद क्या कहता है। परिणामवाद यही कहता है कि जो चीज़ें हैं आदर्शवादी नैतिक के रूप में, जो चीज़ें हैं उसको हम देखते हैं कि परिणाम क्या चीज़ होगा। चाहे आप कोई भी तरीका अपनाइए, बस उसका परिणाम देखा जाता है। मतलब इसको यूँ समझिए कि अगर आपने चोरी कर करके किसी गरीब का पेट भर दिया तो आपने जो किया वो सही है, क्योंकि किसी का पेट भरा, वो भूखा था, भूख से मर रहा था। आपने ये जो चोरी किया ये चीज़ें मतलब नहीं, आपका मतलब साध्य हमेशा सही होना चाहिए। अगर साध्य सही है, साधन कोई भी हो उससे मायने नहीं रखता है, इसमें साध्य पे फोकस किया जाता है। जबकि यहाँ पे डिओन्टोलॉजी में इसमें साधन पे किया जाता था। साधन आपने क्या अपनाया, साध्य कुछ भी हो कोई मतलब नहीं रखता है, आपने साधन क्या अपनाया। लेकिन यहाँ पे देखेंगे परिणामवाद कहता है कि ये साध्य, अब साधन आपका जो भी हो आप जैसे भी कीजिए, लेकिन साध्य सही होना चाहिए। अगर आपका साध्य सही है तो साधन जो भी होगा वो सब माफ़ कर दिया जाएगा। मतलब अगर आप जैसे कि इसका एग्जांपल ले लीजिए, आप एम्बुलेंस का ले लिए। एम्बुलेंस में क्या होता है, वो रेड लाइट एरिया हो तो भी आप क्रॉस कर सकता है, उसके लिए छूट होती है। क्यों होती है? वो परिणामवाद है। अगर रेड लाइट एरिया को क्रॉस नहीं कर पाएगा तो हो सकता है पेशेंट मर जाए। तो यहाँ पे क्या उद्देश्य है? पेशेंट को बचाना उद्देश्य है। साथ कोई भी रेड लाइट एरिया तोड़ के जाएँ, चाहे उड़ के जाएँ, जैसे भी जाएँ, चाहे स्पीड लिमिट भी पार कर दें तो भी कोई इनके ऊपर कार्रवाई नहीं की जाएगी, क्योंकि परिणामवाद के सिद्धांत पे काम करता है यहाँ पे। तो आपने ये चीज़ समझ लिया कि परिणामवाद क्या कहता है। परिणामवाद केवल परिणाम पे फोकस करता है, न कि प्रक्रिया पे।
अगर यहाँ पे देखें तो परिणामवाद, राज्य परिणामवाद होता है, स्टेट कॉन्सिक्वेंटलिज्म कहता है कि अगर राज्य का कल्याण होता है किसी तरीके से, जैसे कि आदेश के द्वारा, भौतिक धन के द्वारा, जनसंख्या वृद्धि के द्वारा, तो ये जनसंख्या वृद्धि, भौतिक धन, ये सारी चीज़ें सही हैं। लेकिन कल्याण, अगर राज्य का कल्याण नहीं होता तो गलत है। जैसे कि राज्य में शांति बनाए रखने के लिए ज़रूरत पड़े तो बंदूक या फिर आंसू, टीयर गैस का उपयोग कर लें, तो वो चीज़ें सही हैं। मतलब राज्य के कल्याण के लिए जो चीज़ किया जाएगा वो सही है। अब देखें इथिकल ईगोलिज्म। इथिकल ईगोलिज्म क्या कहता है कि अहंकारवादी है परिणाम। मतलब इसमें जो चीज़ें होती हैं वो खुद के लिए ही होती हैं, खुद को केंद्र में रख के ये हमेशा अपने बारे में सोचता है। ठीक, इसमें हर चीज़ें केवल अपने फ़ायदे में ही होती हैं, लेकिन अधिक हो जाए तो हानिकारक होता है। मतलब दूसरे का नुकसान हो, फ़ायदा, इससे मतलब नहीं होता है, ये खुद के लाभ के लिए। तो इसको हम नैतिक अहंकारवादी भी थे, इथिकल ईगोलिज्म भी हम इसको मानते हैं। क्यों? क्योंकि ये केवल एक फ़ायदे के लिए ही काम करता है। तो इससे संबंधित थ्योरी एक भी है, इथिकल ईगोलिज्म। वैसे हमारे इसको आंसर में नहीं लिख सकते हैं, इस चीज़ों को एक्सप्लेन तो नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी आप समझ लीजिए तो ज़्यादा बढ़िया है। उपयोगितावाद ये कहता है, इसमें उपयोगितावाद भी एक थ्योरी है जो ये बताता है कि किसी चीज़ का हम उपयोग कर रहे हैं और वो हमारे लाभ के लिए है, अधिक से अधिक लोगों को लाभ प्राप्त होता है तो वो सही है, उससे लोगों को खुशी हो रही है, आर्थिक कल्याण हो रहा है, दुख में कमी हो रही है तो सही है। जैसे कि मतलब यूँ मान लीजिए कि गंगा के पानी में नाले के पानी को मिलाने से मतलब शहरों में गंदगी कम हो रही है, तो ये सही। इसके कहने का मतलब यही है, उपयोगिता हम नाले के रूप में गंगा को कर रहे हैं, तो ये तो हो गया उपयोगितावादी के विचार दृष्टि देखें तो सही है। लेकिन अगर थोड़ा सा क्रिटिकल थिंकिंग करें तो ये चीज़ गलत हो जाती है ना। हर तरीके से सुख अगर मिलता हो, जैसे कि ये उपयोगितावादी कहता है कि पर्यावरण हमारे उपयोग के लिए है, मनुष्य जितना ज़्यादा उपयोग करेगा उतना मनुष्य के कल्याण के लिए अच्छा है, पर्यावरण के लिए जो भी हो उससे मायने नहीं रखता। लेकिन वर्तमान थिंकिंग ये कहता है कि उपयोगितावादी दृष्टि कहीं ना कहीं ये ईरर है, इसमें त्रुटि है, क्योंकि ये पर्यावरण को ध्यान नहीं देता, अर्थ की लिमिट को ध्यान नहीं रखता कि पृथ्वी कितना प्रोड्यूस कर सकती है। ये चीज़ें हम थोड़े से अलग से बता रहे हैं, तो आप यहाँ ध्यान रखिएगा। उपयोगितावादी बस ये कहता है कि लोगों की खुशी मिले, कल्याण हो, उनके दुख में कमी हो, तो वो जो भी कर रहे हैं, हम उपयोग कर रहे हैं वो सही है। जैसे कि पृथ्वी के अंदर से मतलब ग्राउंड वाटर का उपयोग कर करके आप फसल उत्पादन करके बड़ी जनसंख्या को मतलब पेट भर दीजिए तो सही है उपयोगितावादी की दृष्टि से। लेकिन इन्वायरमेंटलिस्ट के दृष्टिकोण से देखें तो वो चीज़ गलत है, क्योंकि पर्यावरण का भी जरूरी है, वन्य जीवों का भी संरक्षण जरूरी है, पेड़ पौधे भी होने जरूरी है, नदियों का संरक्षण भी जरूरी है, ग्राउंड वाटर का भी संरक्षण जरूरी है। तो यूँ देखें दो विचारधाराओं के बीच का कंट्रोवर्सी हो सकती है। तो यहाँ पे आप देखिए 3 थ्योरी थे, आपने देखा स्टेट कॉन्सिक्वेंटलिज्म और इथिकल ईगोलिज्म, और यहाँ पे यूटिलिटेरियनिज्म, यहाँ पे देख लिया उपयोगितावादी दृष्टिकोण। तीनों को देख लिया आपने, परिणामवाद सिद्धांत के अनुसार ये तीनों को समझ लिया। अब अगला देखते हैं हम, अप्लाइड इथिक्स क्या होता है। इसको हम ये भी सब कहते हैं टेलियोलॉजी। टेलियोलॉजी को भी इसको कहते हैं, परिणामवाद को टेलियोलॉजी भी कहते हैं। टेलियोलॉजी में मतलब ये नहीं फिक्स होता है कि आप कैसे कर रहे हैं, इसको टेलियोलॉजी के रूप में भी आप समझ सकते हैं। तो इसको टेलियोलॉजी ये कहता है कि इसमें जो चीज़ें हैं सब्जेक्टिव, मतलब एक व्यक्ति के लिए जो चीज़ सही है वो सही हो सकता है, मतलब अलग अलग लोगों के लिए सही हो सकता है कोई भी चीज़। अगर मान लीजिए मेरे लिए चोरी करना गलत है तो चोर के लिए चोरी करना क्या है, सही है। ये दोनों बताता है, दोनों के लिए परिणाम बताता है, मतलब इसके लिए तो सही है, मेरे लिए गलत है। तो कहता है ये परिणामवाद, अगर चोर ने चोरी किया उसके लिए लाभ है तो सही है। लेकिन डीओन्टोलॉजी क्या कहता है, डीओन्टोलॉजी ये कहता है कि चोरी करना गलत है, चाहे चोर के लिए बात हो या फिर जिसके घर चोरी हुआ उसके लिए, दोनों के लिए गलत है। ये चोरी करना गलत है इसके अंदर, मतलब मैं अगर मुझे चोरी करना मेरे अनुसार गलत है तो चोर के लिए भी गलत है। डीओन्टोलॉजी ये कहता है। ये धार्मिक गीता वूता वाली बातें होती हैं, इसमें सब चीज़ें फिक्स होती हैं, मतलब किसी भी परिस्थिति में जो भी कोई भी आप एक्शन लीजिए तो वो चीज़ें पहले से फिक्स होती हैं। लेकिन डीओन्टोलॉजी में आपका फिक्स नहीं होता है, एक व्यक्ति के लिए सही है तो दूसरे के लिए गलत हो सकता है। जैसे कि मैथ में 2 + 2 4 होता है, तो 2 + 2 क्या कर सकता है, 3 या 5 भी प्रूफ कर सकता है, 2 + 2 शून्य भी कर सकता है घटा के। तो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग देखने के दृष्टिकोण हो सकता है टेलियोलॉजी में। ये व्यक्ति पे फोकस करता है, एक व्यक्ति कैसे सोचता है। अब देखिए अप्लाइड इथिक्स में कैसे काम करता है अप्लाइड इथिक्स। अप्लाइड इथिक्स को समझने के लिए आप ये समझिए कि जब नैतिक सिद्धांतों का वास्तविक जीवन में उपयोग किया जाता है, उनको प्रयुक्त किया जाता है, तो उसको हम कहते हैं अप्लाइड इथिक्स। अप्लाइड इथिक्स को समझने के लिए सबसे बढ़िया एग्जांपल है कि मीडिया के इथिकल कंडक्ट, या फिर सरकारी ऑफिसर बनते हैं तो आपको ओथ लेना पड़ता है, शपथ लेना पड़ता है, या फिर राष्ट्रपति का शपथ देख सकते हैं, प्रधानमंत्री का शपथ देख सकते हैं। वो क्यों दिलवाया जाता है उनको, क्योंकि उनका एक दायित्व तो होता है, उसके निर्वाह करेंगे वो, अगर उसका उल्लंघन करेंगे तो उनको पनिश भी किया जा सकता है। तो राष्ट्रपति के लिए जैसे महाभियोग लाया जाता है, महाभियोग का प्रावधान है, वैसे सबके लिए जितने लोग पब्लिक सर्वेंट होते हैं उन सबका एक दायित्व होता है, उसका निर्वाह करें, नैतिकता
नैतिकता का पालन करें, उनका कर्तव्यों का सही तरीके से निर्वाह करें, इसके लिए उनको ओथ दिलवाया जाता है। तो वैसे ही होता है मीडिया इथिक्स, मेडिकल इथिक्स और फिर अन्य तरह का इथिक्स होता है। तो छोड़िए ज़्यादा, उसका बिजनेस इथिक्स होता है। बिजनेस में मतलब आप किसी को धोखा ना दीजिए, अपना भी लाभ देखिए, तो कंज्यूमर का भी बेनिफिट देखिए। तो सारी चीज़ों को, तो उन सब में प्रयुक्त होने वाले मानदंडों को हम कहते हैं अप्लाइड इथिक्स। जैसे कि आप सीधा समझिए कि मीडिया अगर अपने टीआरपी बढ़ाने के लिए भड़काऊ चीज़ें दिखा रहा है, जनता में गलत इन्फॉर्मेशन फैला रहा है, तो इससे क्या होता है, जनता एक वर्ग दूसरे वर्ग से लड़ता है। अगर हम देखें तो भारत में हिंदू धर्म 80% है लगभग, ये लगभग मैं बोल रहा हूँ 80% है। अब क्या होगा, मीडिया इनको 80% लोगों को देखने के लिए टीआरपी बढ़ाने के उद्देश्य से भड़काऊ चीज़ें दिखाएगी, तो ये क्या होंगे, 80% देखेंगे। वहीं दूसरा एक छोटा सा मीडिया वाला है, उसने 20% को अपने तरफ आकर्षित करने के लिए इनको भड़काऊ चीज़ें दिखाना शुरू कर दिया। तो इससे क्या होगा, ये चीज़ें गलत है ना। तो इसको रेगुलेट करने के लिए मीडिया इथिक्स लाया गया, जिसके अंतर्गत बताया गया कि ये चीज़ें सही हैं या गलत हैं। तो अब हम समझ लेते हैं कि कैसे हम मानेंगे कि अप्लाइड इथिक्स के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आएंगी, उनको हम मोरलिटी का मुद्दा माने या ना माने। उसके लिए 2 मानदंड है। पहला मानदंड है ये है, उसमें निजी विषय सम्मिलित ना हो। किसी एक के व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति के बारे में कोई गलत बुरा भला कह दिया, तो हम उसको मीडिया मोरलिटी का मुद्दा थोड़ी मान लेंगे। वो मोरलिटी का मुद्दा नहीं हो सकता, वो सार्वजनिक मुद्दा होना चाहिए, ना कि एक व्यक्ति का मुद्दा। व्यक्तिगत मुद्दा नहीं हो, अगर वो सार्वजनिक मुद्दा है तो माना जाएगा। दूसरा टर्म है, इस पे भी अप्लाई होना चाहिए, उसके समर्थक और विरोधी दोनों पक्ष होने चाहिए, अर्थात विवादास्पद कंट्रोवर्शियल टॉपिक हो। अगर ये दोनों टर्म फुलफिल हो रहे हैं तो आप उसको मानेंगे कि मोरलिटी का मुद्दा है, ठीक ना। अब इसके हिसाब से अप्लाइड एथिक्स का लागू करके आप समझ लेंगे कि ये चीज़ें क्या सही है, इथिकल है कि अनइथिकल है। इसको सबसे आसान तरीके से समझिए कि मोरलिटी का मुद्दा एक मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या है, ट्रिपल तलाक, या फिर यूँ करिए बुर्खा पहनने की परंपरा। अब बताइए ये मोरलिटी का मुद्दा है या नहीं? बिल्कुल है, क्योंकि ये व्यक्ति की गरिमा पर डिपेंड करता है कि व्यक्ति बुर्खा पहनेगा नहीं पहनेगा। ये व्यक्ति के विचारों पे व्यक्त कर स्पष्ट है कि वो मन करे तो पहने ना पहने, ये व्यक्ति का अभिव्यक्ति है कि वो उसको जो पसंद है वो करे। ये हम कौन होते हैं रेगुलेट करने वाले, गवर्नमेंट कौन होती है रेगुलेट करने वाली? ये हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, यहाँ पे सबको अपने अनुसार जीने का अधिकार है। तो ये चीज़ एक मोरलिटी का मुद्दा है। या इसको दूसरे तरीके से समझिए, तो अब यहाँ पे किसी मंदिर का ले सकते हैं, मंदिर को सबरीमाला मंदिर ले लीजिए, सबरीमाला को ले लीजिए, वहाँ पे जाने का अधिकार क्या केवल मतलब यूँ कह लें तो पुरुषों को केवल होता है? बिल्कुल गलत है, महिलाओं को भी होना चाहिए, क्योंकि उनकी संख्या 50% है, तो उनको भी बराबर का अधिकार मिलना चाहिए। वो भी मोरलिटी का मुद्दा है। तो मोरलिटी का मुद्दा हम अप्लाइड इथिक्स में जब लेते हैं तो हम ये देखते हैं कि क्या चीज़ इथिकल है, क्या चीज़ अनइथिकल है। आप ऐसे क्वेश्चन को जवाब देंगे, चलिए हम लोग केस हिस्ट्री जब सॉल्व करेंगे तो इनको और विस्तृत रूप में समझ लेंगे। तो आप नीचे बताइए कमेंट बॉक्स में कि आगे केस स्टडी सॉल्व किया जाए या ना किया जाए। तो इस सीरीज़ के लिए बस इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद।